डालते हैं कि धनबल के आधार पर कौन सी पार्टी के पास कितनी संपत्ति फिलहाल है। कांग्रेस का औसत 6 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति कांग्रेस के पास है। इसके बाद दूसरी पार्टियों की अगर बात करें तो सपा का 5.70 करोड़ रुपए संपत्ति सपा की, तो भाजपा की 3 करोड़ 79 लाख रुपए, वहीं बसपा का 4.18 करोड़ रुपए, रालोद का बात करें तो 73.56 लाख रुपए संपत्ति राष्ट्रीय लोकदल की। इसके बाद निर्दलीय उम्मीदवारों के औसत की बात करें तो 72.25 लाख रुपए की संपत्ति निर्दलीय उम्मीदवारों के हाथों में है। तो कुल मिलाकर अगर संपत्ति की, धनबल की बात करें तो तमाम पार्टियों के पास ये कुछ है। लेकिन टॉप 10 करोड़पति की अगर हम बात करें उम्मीदवारों में तो सबसे अनूप कुमार गुप्ता 42 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति इनके पास है। सीतापुर के महोली से सपा के प्रत्याशी हैं। इसके बाद नंबर आता है हर्जा कपूर, 31 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इनके पास है। कानपुर नगर की किदवई नगर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सीमा सचान 29 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इनके पास है। कानपुर देहात के सिकंदरा से सपा प्रत्याशी हैं। वहीं मनोज अग्रवाल 26 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इनके पास भी है। फर्रुखाबाद से निर्दलीय उम्मीदवार हैं ये। वहीं प्रमोद जायसवाल, इसके बाद इनका नंबर आएगा, 24 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इनके पास है। कानपुर नगर की आर्य नगर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अपर्णा यादव खानदान की बहू, 22 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, लखनऊ कैंट से सपा की प्रत्याशी। सतीश महाना 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, कानपुर नगर के महाराजपुर से भाजपा के प्रत्याशी हैं। तस्कीन 19 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। कन्नौज की छिबरा मऊ से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। नितिन अग्रवाल 19 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, हरदोई सीट से सपा के प्रत्याशी हैं ये। वहीं शिव कुमार गुप्ता 19 करोड़ के आसपास की इनकी भी संपत्ति है और सीतापुर से सेवता सीट से ये सपा के प्रत्याशी हैं। तो कुल मिलाकर टॉप 10 करोड़पति प्रत्याशी हमने आपको दिखाए। धनबल, बाहुबल ये एक अहम रोल निभाता है चुनाव के अंदर और अब तीसरे फेज का चुनाव है जिसमें अवध के क्षेत्र को ये चुनाव का जो चरण है वो छूने वाला है। कुल मिलाकर इस चरण के अंदर क्या कुछ नया होने वाला है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। शर्मा जी, अगर बात करें धनबल की हम, क्योंकि बाहुबल की हमने बात करी है, बाहुबल को समझा कि उससे बहुत कुछ निर्भर होता है चुनाव के अंदर, लेकिन धनबल टॉप 10 करोड़पति की हमने बात करी, तमाम पार्टियों की संपत्ति की हमने बात की, क्या यह भी कोई अहम रोल निभाता है चुनाव के अंदर? निश्चित तौर पे धनबल का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर धनबल योगदान नहीं होता तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे प्रखर वक्ता है, बहुत अच्छा उनका विजन है, बहुत बड़े समाज सेवी है, वो भी चुनाव लड़के जीत गए होते। तो धनबल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन मैं इसमें पहले भी एक बार मैं कह चुका हूं कि धनबल में आप जो संपत्ति, अचल संपत्ति का ब्यौरा देते हैं जी। अगर किसी के पास लखनऊ में एक घर है तो कम से कम 50 लाख का घर है, 60 लाख का घर है। किसी ने कोठी बना ली तो 1.5 करोड़ का घर है। अगर किसी की 2 कोठी है तो 4 करोड़ का घर हो गया। मुझे लगता है कि इनके उससे पता करना चाहिए कि इनके पास चल संपत्ति कितनी है। अचल संपत्ति अगर कोई घर में रह रहा है, अगर मुलायम सिंह जी का इटावा जो सफाई में घर है उसका लोग बताते हैं कि कई 100 करोड़ का घर है, तो उसको मुझे लगता है कि अब इलेक्शन कमीशन को इसमें भी डिवीजन करना चाहिए कि चल संपत्ति आपकी कितनी है इसका ब्यौरा दीजिए। अब जैसे अपर्णा के पास एक कार है जिसकी कीमत 8 करोड़ रुपए है, करीब कार है, तो अब आप उसको छोड़ दो, आप ये करो कि इनके पास बैंक खाते का है, कहां तक आप बचा कर रखोगे। अभी मैंने देखा कि उसमें एक महाना साहब के पास पैसा है, महाना साहब के पास एक स्कूल है जी, उस स्कूल को अगर आप वेरीफाई करो तो उस स्कूल में इतने उसकी संपत्ति बहुत ज्यादा है। लेकिन उसका करने से क्या होगा? अगर सपोज करो कि 2006 में हमने कोई घर लिया 5 लाख में, आज बढ़ के 50 लाख की हो गई, तो 50 लाख रुपए आप अचल संपत्ति में दिखाते हो। आप ये दिखाओ कि इनके चल संपत्ति कितनी है और ये कितना चुनाव में धनबल का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। एक सवाल ब्रेक से जाने से पहले मैंने टॉस किया था कि क्या भीड़ जो रैलियों में पहुंचती है वो ईवीएम तक पहुंचती है? अहद यूपी को आप बेहतर समझते हैं, रैलियों का ताबड़तोड़ सिलसिला जारी है, भीड़ लगातार जारी है। प्रियंका राहुल की आज रैली देखी, उसमें इतनी भीड़ थी कि नरेंद्र मोदी की रैली को टक्कर दे दे, लेकिन ये भीड़ क्यों ईवीएम तक नहीं पहुंचती? कैसे ये भीड़ इकट्ठी हो जाती है और ईवीएम तक नहीं पहुंचती? बिल्कुल तुषार, अगर भीड़ की बात करें इस बार तो भीड़ की से अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि जनमत किसकी तरफ है, क्योंकि चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की रैली हो, अखिलेश की रैली हो, प्रियंका और राहुल की आज आपने रैली देखी, भीड़ तो सब में जो भीड़ की तादाद है बहुत ज़्यादा है।
लेकिन जो भीड़ जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां जुटाती हैं उसका सिस्टम भी आपको समझना होगा, क्योंकि जो भीड़ आती है कहीं ना कहीं ये पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत होती है, और जब जिस तरीके से पार्टी कार्यकर्ता पहले से मेहनत करते हैं और भीड़ को दूर दराज के इलाकों से भी लेके आते हैं, बहुत से पार्टी कार्यकर्ता होते हैं और कई और तरीकों से भी भीड़ को जुटाया जाता है। लेकिन जब हम ईवीएम तक की बात करते हैं तो क्योंकि जो लोकल मतदाता है वो बहुत से फैक्टर देता है। कई बार होता है कि भीड़ आपके साथ और आपके प्रेशर में भी आ जाती है पार्टी कार्यकर्ताओं के, लेकिन जब ईवीएम पे पहुंचता है तो वो अपने मन की मर्जी सुनता है, शायद वो प्रत्याशी को देखता है। और अगर महिलाओं की खास तौर से बात करें तो रैलियों में महिलाओं की तादाद शायद इतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो एक छुपा फैक्टर होता है जो एकदम से ईवीएम पे निकल के आता है और एक बहुत बड़ा असर डालता है मतदान वाले दिन, जिससे कि परिणाम भीड़ से एकदम उलट हमें नजर आते हैं। चलिए, वक्त हमें इजाजत नहीं देता और वक्त की इजाजत को समझते हुए एक बात तो तय है कि रैली में जो भीड़ पहुंची है वो जरूरी नहीं कि ईवीएम तक भी पहुंचे, क्योंकि तमाम पार्टी, तमाम कार्यकर्ता, तमाम प्रभारी ऐसे होते हैं जो कि भीड़ को लाने का भी काम करते हैं, और भीड़ कैसे आती है ये हम सब समझते हैं। फिलहाल केएम शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल हैद, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणय शर्मा और ताबिश कमाल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर ये तीसरा जो पार्ट है चुनाव का, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मध्य भाग है यूपी का और काफी उलटफेर करने की क्षमता भी ये रखता है। सपा की साख और अग्नि परीक्षा भी इस क्षेत्र पर और इस चरण में निर्भर करती है। फिलहाल के लिए आज के मुद्दे में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज। आओ बढ़ते हैं।